Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily news and editorial analysis of 2nd of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2023। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स बनेंगे उनको यहाँ पे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग न केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, इसके साथ साथ जो भी हमारे और भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, लाइव मिंट, डाउन टू अर्थ, इनको भी बहुत डिटेल से कवर करते हैं। इन सभी सोर्सेज के जो आर्टिकल्स हैं प्लस एडिटोरियल्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक छोटा सा सोर्स कवर करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। कहीं पर पीआईबी एनालिसिस देख रहे हैं या फिर कहाँ पर ये देख रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंपाइलेशन मिल जाता है। बाकी आपका एक द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। अगर आप दोनों यहाँ पर अच्छे से फॉलो कर रहे हो थोड़ा सा टाइम निकाल कर, तो आप समझ के चलना सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके ओवरऑल दिन भर के कवर होते जा रहे हैं। बाकी देखो, वीडियो को जो एंड है ना उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि आपने जो भी कुछ सीखा है पूरे लेक्चर से वो वीडियो के लास्ट में आप टेस्ट कर सकोगे। क्योंकि लास्ट में आपको वाकई में एक टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपने कितना कुछ सीखा है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। प्लस प्रीलिम्स के लिए जब आप वहाँ पे बैठोगे एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहोगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पर वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और अगेन वहाँ पर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं प्लस काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी हैं, तो सभी का डिस्कशन हमें लेकर चलना है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा बात करता है वो है चिप 4 अलायंस को लेकर। तो ये चिप 4 अलायंस क्या है? देखो, जब भी बात आती है चिप की ना, तो ये आर्टिकल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं चिप की, तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर चिप की। तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है पहले इसको समझ लेते हैं। खबर हमारे पास में क्या है? देखो, न्यूज़ ये है कि जो ये चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस, ये जो पूरा ग्रुप है ना 4 देशों का, इन्होंने हाल ही में यहाँ पर अपनी जो पहली मीटिंग है अपने सीनियर ऑफिशियल्स की वो यहाँ पर रखी थी। तो अभी यहाँ पर चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस की मीटिंग हुई है, उसी वजह से ये चर्चा में है। अलायंस मतलब यहाँ पे ग्रुप, और जैसा कि नाम ही बता रहा है चिप 4 मतलब यहाँ पर 4 देशों का ये ग्रुप है। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं? उन 4 देशों में आप यहाँ पर फ्लैग्स समझ ही चुके होंगे। यूएस, जापान, ताइवान और कोरिया, ये 4 देश हैं। अच्छा, इन चारों देशों का नाम ही क्यों रखा गया है? इसमें और कोई दूसरा देश क्यों नहीं है? और दूसरा देश इसलिए नहीं है क्योंकि जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, ये 4 कंट्रीज़ दुनिया की टॉप प्रोड्यूसर हैं सेमीकंडक्टर्स के मामले में। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये आर्टिकल सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करता है। तो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के मामले में ये 4 कंट्रीज़ टॉप पर आती हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इन चारों का ये ग्रुप है, जिसको हमने चिप 4 के नाम से या फैब 4 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इवन दुनिया भर में जितनी भी हमारी सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन हो रही है या पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इन चारों देशों से ही निकल कर आ रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है, सर ये सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, इसका क्या काम है? देखो, आज के समय में आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल जो प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ करो, चाहे आपके सामने लैपटॉप हो, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो या कुछ और भी सामान का यूज़ कर रहे हो ना, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर चिप आज के समय पर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये चिप होती क्या है, कैसे काम करती है? जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ना, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो है ना करंट समय में, या फिर आपका इवन बल्ब हो, या बहुत सारी चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वहाँ सब में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है, और इसी वजह से इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा कोविड में जब आप अपनी जो गाड़ी है ना उसको सर्विस के लिए देने गए थे, तो जब कोविड पर जब अपनी गाड़ी सर्विस देने के लिए गए, तो वो सर्विस वाले ने क्या किया, आपको काफ़ी लंबे समय तक वेट करवाया। अब काफ़ी लंबे समय तक वेट करवाया किस लिए? क्योंकि उस समय पर सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज चल रहा था। हालांकि अभी भी शॉर्टेज है, शॉर्टेज चल रहा था जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां सर्विस नहीं हो पा रही थी। ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे। आपको पता होगा रिसेंट टाइम में हमने अपने हिंदू के एडिटोरियल में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। कार से लेकर चाहे बहुत छोटी चीज़ भी है, बहुत बड़ी चीज़ भी है, उसमें सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ हो रहा है। ठीक है,
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये होता क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर को समझने से पहले आपको दो चीज़ें और समझनी होंगी। एक तो होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। इनके बीच में जो आ जाता है वो आ जाता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है आधा ये बेसिकली कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है इसका काम क्या होगा। मान लो कंडक्टर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कॉपर है, एक कॉपर का ये तार है। इस कॉपर के तार में यहाँ से हम लोग अगर करंट को फ्लो कराते हैं और यहाँ पे कोई इंसान इस तार को पकड़ ले दूसरे छोर से, तो क्या उसको करंट लगेगा? भाई बिल्कुल लगेगा। कॉपर में बहुत तेज़ी से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। तो कॉपर यहाँ पर क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारे कंडक्टर्स हैं, जहाँ पर जो करंट है वो बहुत तेज़ी से बहुत आराम से फ्लो कर सकता है। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये रबर हो गया, है ना, रबर के ग्लव्स हो गए। अब रबर के ग्लव्स पहनकर अगर आप यहाँ पे किसी वायर को पकड़ लेते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर कोई कागज़ हो गया, है ना, या फिर शीशा हो गया, तो शीशे के आर पार से आप अगर यहाँ पे वायर को पकड़ रहे हो तो उसमें भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता। वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता, कंडक्टर जहाँ पे करंट बेहतरीन तरीके से फ्लो हो सकता है। और इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो तो हो सकता है लेकिन हम उस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस करंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से चला सकते हो। ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर की खास बात है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो कंडक्टर में आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, निकल, ये सब कंडक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर क्या हो गया? जैसे ग्लास, सेरेमिक, प्लास्टिक, वुड, ये सब जहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर क्या हो गया? कार्बन, सिलिकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई सारी सिलिकॉन को लेकर है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं? चिप बनाते हैं, है ना। और इस चिप से क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आर दी मटेरियल्स दैट हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड दी नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। इसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर के, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सारे के सारे हमारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है दुनिया भर में वो अच्छी खासी है, और बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। पहले तो एक का दो का लोग ही थे, बट अभी के समय पर ये 4 देश टॉप प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने रिसेंटली मीटिंग की है। तो आप समझ रहे होंगे ये चिप 4 अलायंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस मीटिंग की जो शुरुआत है वो अमेरिका ने की थी, पिछले साल की बात है, मार्च 2022 में, जहाँ पर हमने फोकस किया कि हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि दुनिया भर का जो रिलायंस है, यानी कि दुनिया भर के जो देश है ना, वो चाइना की इन सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहा करते थे, क्योंकि चाइना इन सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया करता था, प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी आगे था। बट यहाँ पे यूएस ने सोचा कि देखो, एक ही कंट्री के ऊपर सारी डिपेंडेंसी होना ये अच्छी बात नहीं है ना, आने वाले समय पर बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया गया, और ये 4 देश निकल कर आए, यूएस, जापान, ताइवान, कोरिया, जिन्होंने साथ में मिलकर ग्रुप बनाया, और सेमीकंडक्टर के मामले में ये लोग आगे ग्रो करते चले गए। इन्होंने एक दूसरे की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, एक दूसरे का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले का, उसको यहाँ पर ग्रो करने में मदद की है। अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर इन्होंने बनाया, किस चीज़ को लेकर, सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे ट्रेड चलेगा, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चिप 4 अलायंस। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बात करता है एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप लिंक कर पाओगे। अच्छा, न्यूज़ क्या है? तो खबर रिसेंटली ये निकल कर आई है कि भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन दोनों बॉडी से यहाँ पर बोला है कि आप दोनों साथ में मिलकर एक टेक्निकल पेपर तैयार करो क्रिप्टो एसेट्स को लेकर। इस वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये दोनों ही बॉडीज़ चर्चा में हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन में बनेगा, कोई ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है स्टेबिलिटी बोर्ड को लेकर, और ऐसे कई सारे बोर्ड्स को लेकर यूपीएससी पहले ढेर सारे सवाल पूछ चुका है। तो क्या है एफएसबी, समझते हैं। एफएसबी एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है। इसका काम क्या है? इसका काम यहाँ पर है दुनिया भर का जितना भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जब हम बात करते हैं फाइनेंस की तो मतलब पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर का जो यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मॉनिटर करना, वहाँ पे अपनी रिकमेंडेशंस करना, अपनी राय देना, तो वो सारा काम एफएसबी का है। और इस बॉडी को हमने बनाया था साल 2009 में अप्रैल के महीने में।
G20 का समिट हुआ था, उसके बाद ही यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका काम क्या है मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी फाइनेंशियल वर्क हो रहा है उसमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है उसको रेगुलेट करना, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ निकल कर आई है उसको इम्प्लीमेंट करना, अपनी राय देना, है ना। तो ये सारा काम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर बेसल में देखने को मिलेगा। इस बोर्ड में G20 यानी जो हमारे 20 कंट्रीज़ है ना, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये G20 के अंदर 20 कंट्रीज़ नहीं है, 19 देश हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं, है ना। इन सबको मिलाकर G20 वाला ग्रुप बनता है। तो G20 की जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इसकी मेंबर हैं, यानी इस बोर्ड में आ जाती हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में टोटल 68 मेंबर्स हैं। 68 मेंबर्स इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स भी हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ऑफ फाइनेंस भी हैं, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी हैं, है ना, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, 6 रीजनल कंसल्टेटिव ग्रुप्स भी हैं। तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना अलग अलग, ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर FSB का मेंबर बन जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बोर्ड में G20 के मेजर इकोनॉमीज तो थे हैं ही हैं, उसके साथ साथ 68 मेंबर इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अंदर में आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर इसका रोल हो गया। अब इंडिया और FSB का कनेक्शन देखें तो क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल, भारत भी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का एक एक्टिव मेंबर है। और हमारी यहाँ पर 3 सीट देखने को मिल जाती हैं। और वो 3 सीट कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए, डेप्यूटी गवर्नर हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के हमारे चेयरमैन हो गए। तो ये 3 लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से नोट डाउन करके रख लेना। तो ये तो बात हो गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की। दूसरी बॉडी जो यहाँ पर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम की बॉडी को बनाया। इस बॉडी को बनाया गया था एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक मीटिंग चल रही थी जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, 1944 की मीटिंग थी। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन को यानी IMF को बनाया गया, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको मैनेज किया जा सके। मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ उसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल पहले ये बात और समझ लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, यानी अमेरिका में। आज के समय पर टोटल 190 मेंबर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, इसका उत्तर आप लोग दोगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने द हिंदू वाले वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया भी था, याद आ रहा होगा। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फंक्शंस के बारे में बात करें, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कुछ लोन्स को प्रोवाइड करवाना। जैसे कोई इमरजेंसी लोन हो गया, या किसी कंट्री में हालात ख़राब हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमीज़ ना पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पहुंचा ताकि वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनका सपोर्ट कर सके, उनको पैसा प्रोवाइड करवा सके, उधार दे सके। लेकिन अभी यहाँ पर पाकिस्तान की हालत इतने ख़राब है कि IMF भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसने भी काफ़ी सारी कंडीशंस रख दी हैं, वो टॉपिक अलग है, कभी उस पर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका काम क्या है? सरकार को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, खासकर ऐसी सरकार जो कि डूबती जा रही है। तो ये क्लियर हो गया IMF के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, इसको GS पेपर नंबर 1 से आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और आर्ट एंड कल्चर से भी लिंक कर सकते हो। बात कर रही है मेघालय के स्टोल के बारे में और नागालैंड के शॉल के बारे में। स्टोल और शॉल आपने यहाँ पर इसके बारे में कई बार सुना होगा, घर में यहाँ पर आपने देखा भी होगा। तो जब बात करते हैं यहाँ पर अभी के समय पर जो न्यूज़ में है ना, वो मेघालय का एक स्टोल चर्चा में है और नागालैंड वाला जो शॉल है वो चर्चा में है। अब ये इन दोनों की खास बात क्या है, ये बात ध्यान में रखना। पहले तो मैं आपको बता दूं आखिरकार ये चर्चा में है क्यों, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया की विजिट पर आए। 2 दिन की विजिट पर आए थे, नहीं आए थे? अभी इसको लेकर एक एडिटोरियल है, वहाँ पर मैं आपको और डिटेल्स समझाऊंगा कि उस विजिट पर आखिरकार दोनों के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। बट जर्मन चांसलर 2 दिन के विजिट पर भारत में आए, और जब वो भारत में आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? मेघालय का स्टोल और नागालैंड का शॉल। ये दोनों गिफ्ट क्या है, इस वजह से ये चर्चा में है। आपको पता होगा ऐसी जो चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं उसके बेसिस पर भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेघालय स्टोल क्या है और नागालैंड शॉल क्या है। मेघालय स्टोल्स की बात की जाती है तो देखो इसकी बुनाई वगैरह की जाती है, और कह सकते हो जो खासी और जंतिया हिल्स है ना, वहाँ पे उसकी रॉयल्टी को ये दर्शाता है, ठीक है। इवन यहाँ पे बोला जाता है कि जो स्टोल है ना, ये एक सिंबल है जो उस समय पे राजा हुआ करते थे, उनकी पावर का, उनका स्टेटस का यहाँ पर एक सिंबल है। और इवन उस समय पर यहाँ पे खासी जयंती के जो राजा हुआ करते थे वो भी, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति मिलने आ रहा है किसी और देश से, तो उनको यहाँ पर गिफ्ट किया करते थे। ये जो स्टोल्स हैं ये कौन पहनते हैं?
देखो ये जो स्टोल्स है बेसिकली ये स्पेसिफिकली पहना जाता है कोई ओकेजन पर, कोई त्यौहार आ गया या कोई ओकेजन हो गया तब यहाँ पर इसको पहना जाता है। प्लस ये बनता कैसे, तो लोकली माबी मतलब मेघालय के अंदर ही जो वूल है, जो ऊन है, उनका खुद का यहाँ पर एक बनाया हुआ ऊन है। प्लस जो नेचुरल कलर्स हैं, यानी जो भी पेड़ पौधों से जो भी कलर हम लोग को मिल रहे हैं, पत्तों से हरा कलर मिल रहा है, ऐसे जो भी कलर्स मिल पा रहे हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस शॉल को बनाने में। ये जो स्टोल है मेघालय का, ये काफ़ी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा रॉयल डिज़ाइन होता है। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो राजा रजवाड़ों के लिए यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाया जाता था, और इसका हमेशा से ही यूज़ किया गया है एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट गिविंग की तरह, यानी कि इसको हमेशा से ही एज अ गिफ्ट जो है दिया जाता है। तो खासी और जयंतिया के जो किंग्स थे ना, वो भी अक्सर यहाँ पर इन स्टोल्स को प्रेजेंट करते थे, अलग अलग रूलर्स को यहाँ पर दिया करते थे एज अ सिंबल। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये तो बात हो गई मेघालय के स्टोल की, अब बात आती है नागालैंड के शॉल की। तो ये जो नागालैंड वाले शॉल्स हैं ना, ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और इनका जो कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। आप देखोगे काफ़ी आकर्षक कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा, रेड कलर है, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है ना ये नागालैंड वाला शॉल। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो ये जाना जाता है अपने कलर्स के लिए। प्लस इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी गहराई से यहाँ पर इन डिज़ाइन को बनाया गया है, पुराने तरीके से बुनाई करके यहाँ पर उसी टेक्निक का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर पता है क्या है, जो नागालैंड के शॉल होते हैं इसमें ज्योमेट्री वाले और अलग अलग यहाँ पर सिंबल वाले डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे कोई ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, इस प्रकार के जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं नागालैंड के शॉल्स पर। ये मेंशन किया गया, ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया गया है ट्राइब्स से अलग अलग। प्लस नागालैंड के जो शॉल है ना, ये कैसे बनते हैं, अगेन नागालैंड में कुछ कॉटन है, सिल्क है, वूल है, वो पाया जाता है, उन्हीं से उन शॉल्स को बनाया जाता है। मतलब लोकल ही जो उनका जो भी कॉटन वगैरह अवेलेबल होगा लोकल मार्केट के अंदर में, उन्हीं से यहाँ पर वो जो शॉल है वो बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जैसे कि अभी आपने रेड कलर का शॉल देखा, उसमें कलर कैसा यूज़ किया गया है, कौन सा कलर है वो। तो यहाँ पर ज़्यादातर ना नागालैंड के शॉल्स में रेड कलर ही आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर जो कि एक बहादुरता को दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पे नेचुरल डाइस का यूज़ किया गया है, यानी पेड़ पौधों से कलर का यूज़ किया गया है, जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वहाँ से कलर का यूज़ किया गया है। तो ये एक नेचुरल कलर का यहाँ पर आप यूज़ देख पाओगे। जैसे यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम काफ़ी सारी पेंटिंग्स पढ़ते हैं, मिनिएचर और ये सारी पेंटिंग्स पढ़ते हैं, तो उनमें से कई सारी पेंटिंग्स ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर नेचुरल कलर का, नेचुरल डाइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो शॉल है इसको यहाँ पे अगेन जो भी कोई फेस्टिवल है, सेरेमनीज़ है, उस समय पर पहना जाता है। प्लस यहाँ पर आप इनको ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इनकी एक खास बात है। ठीक है, शॉल्स जाना जाता है अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि नागालैंड के शॉल में खास बात यह है कि आप जनरेशन टू जनरेशन देखोगे ना, तो आराम से शॉल चल सकता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। यहाँ पर बात की गई है हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में। ये आपको पिक्चर में ईगल दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो ईगल है ना, सॉरी ईगल नहीं है, वल्चर है, गिद्ध है। ठीक है, ईगल हो जाता है चील, ये यहाँ पर गिद्ध है, तो इसका नाम है हिमालयन ग्रिफॉन। तो हिमालयन ग्रिफॉन रिसेंटली न्यूज़ में है। अच्छा, खबर क्या है पहले हम इसको समझते हैं। तो हाल ही में जो ये हिमालयन ग्रिफॉन है ना, ये जो गिद्ध है, ये कहाँ पर देखने को मिला है, पतरमपुर एंड बेलपराव जो रेंजेस हैं, कहाँ पर, तेराई फॉरेस्ट में जो ये रेंजेस आपको देखने को मिल जाती हैं ना, यहीं पर ये देखने को मिला है। 15 साल बाद इस प्रकार से ये हिमालयन ग्रिफॉन देखने को मिला, इस वजह से ये चर्चा में है। खासकर नेपाल वाला जो लास्ट, नेपाल के नीचे वाला रीजन है, तेराई रीजन, वहाँ पर ये देखने को मिला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लोग बात करते हैं वल्चर की, तो एक प्रकार की वल्चर है, ये एक प्रकार का गिद्ध है जिसको नाम दिया गया है हिमालयन ग्रिफॉन। बहुत पुराना गिद्ध है ये एसिपेडरे फैमिली से बिलोंग करता है। प्लस इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल बन जाएगा। तो ये वल्चर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हिमालयाज़ में, प्लस हिमालय से और भी रिलेटेड जो तिब्बतन रीजन है वहाँ पर भी वल्चर देखने को मिल जाता है। इसको काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे होता ये है ना, देखो जब भी कोई गाय भैंस जो है बीमार हो जाती हैं, पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो वल्चर हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे, मान लो हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर मरते रहते हैं। अब बहुत सारे जब जानवर मर जाते हैं ना, तो उनकी डेड बॉडीज़ ऐसी पड़ी रहती हैं, और उन डेड बॉडीज़ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अलग अलग बीमारियों के फैलने के, है ना, आपने देखा होगा। तो हम लोग को ये बचाते कैसे हैं, उन डेड बॉडीज़ को, उन जानवरों की डेड बॉडीज़ को यहाँ पर ये वल्चर आके खा जाते हैं, तो इससे बीमारी फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है वल्चर। दूसरा, आप देखोगे खतरा ये हो चुका है कि मान लो कोई व्यक्ति गाय भैंस का पालन कर रहा है। अब गाय भैंस अगर सपोज यहाँ पे बीमार पड़ गई है, तो बीमार पड़ते वक्त उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे डिक्लोफेनेक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जब डिक्लोफेनेक यूज़ करते हैं ना, दिया उसको बचाने की कोशिश की, बट फिर भी वो जो गाय या भैंस है वो मर गई,
तो फिर यहाँ पर उसकी जो डेड बॉडी है ना, जब उसको वल्चर खाता है तो वल्चर की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उस गाय भैंस के बॉडी के अंदर डिक्लोफेनक है, ऐसा ड्रग, ऐसी दवाई जो कि वल्चर को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जिसके चक्कर में हिमालयन ग्रिफॉन या फिर इस प्रकार के जो वल्चर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जो हिमालयन ग्रिफॉन नाम वाला वल्चर है ना, इसका आयुषन स्टेटस क्या है? तो ये बिल्कुल खतरे के पास में, इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। भारत में वल्चर की जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया में टोटल 9 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं वल्चर की। ठीक है, अब 9 की 9 प्रजातियों के बारे में पढ़ना है तो PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जैसे एक है ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर, इसका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर दूसरे वल्चर का नाम है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इसका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इसका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन इजिप्टियन वल्चर, इसका अगेन आयुषन स्टेटस है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। फिर उसके बाद में रेड हेडेड वल्चर हो गया, इंडियन ग्रिफॉन हो गया, हिमालयन ग्रिफॉन जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। फिर यहाँ पर सिनेरस वल्चर हो गया, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। बियर्डेड वल्चर हो गया, ये भी अगेन नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। तो ये पूरी वल्चर की लिस्ट है, टोटल की टोटल 9 प्रजातियाँ हैं ये, जो कि यहाँ पर वल्चर की पाई जाती हैं। और इंडिया में कौन कौन सी पाई जाती हैं? 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दो सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है अनाइंग फेस्टिवल के बारे में। तो अनिंग फेस्टिवल यहाँ पर क्या है, आओ थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हुआ यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है, हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष हैं, इन्होंने क्या किया, इस फेस्टिवल को अभी अटेंड कर रहा है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, सियांग के अंदर में, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और खासकर अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश का ये त्यौहार है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अनिंग फेस्टिवल कहाँ का त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश का। ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है सीज़न ऑफ कल्टीवेशन के तौर पर, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर अपनी फसल लगा रहे होते हैं ना, तो उस सीज़न के बेसिस पर इसका जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है वो किया जाता है। ठीक है, और कह सकते हो कि जब यहाँ पर फसलों की कटाई हो रही है, फसल लगाई जा रही है, फसलों को बेसिकली कल्टीवेट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है ना, तो कह सकते हो कि इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। और बोला जाता है कि ये जो फेस्टिवल है ना, ये कहीं ना कहीं आदि कम्युनिटी का एक नया साल है। यानी इस फेस्टिवल से आदि कम्युनिटी जो है, आदि कम्युनिटी कहाँ पे रहती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी एक ट्राइब है, तो इनका नया साल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो थोड़ा सा आदि कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना है, ये फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बाकी आदि कम्युनिटी की बात करें तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये सब कहाँ से आई हैं? ये कम्युनिटी खासकर सदर्न चाइना से आई है 16th सेंचुरी में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो कम्युनिटी है ना, आदि कम्युनिटी, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कहाँ पे रह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के दाम्बुक एरियाज़ में, रोइंग वाले एरिया में, और खासकर दिबांग वैली में। जो दिबांग वैली में रीजन है ना, यहीं के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको ये आदि कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं गन्ने को उगाने में या बैम्बू वाले आइटम्स को बनाने में। गन्ने से काफ़ी सारे आइटम्स बनते हैं, बैम्बू से काफ़ी सारे आइटम्स बनते हैं, उनको बनाने में ये बहुत माहिर होते हैं। प्लस जो आदिज है ना, ये खासकर जो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ज़्यादातर कृषि के ऊपर ये निर्भर होते हैं, वहीं से इनका जो मेन लाइवलीहुड है वो चल रहा होता है। ठीक है, खासकर चावल का कल्टीवेशन हो गया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, उस चीज़ को यहाँ पर ये ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम लोग जूम कल्टीवेशन ही बोलते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे, पहले मैंने आपको कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताया है, आज आप लोग बताओगे कि एग्जैक्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, कैसे यहाँ पर इसको किया जाता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसके पीछे का प्रोसेस बताओ। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आता है सोलुंग। सोलुंग क्या है? सोलुंग भी यहाँ पर एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जब फसल की कटाई होती है ना, तो यहाँ पर उस दौरान एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसको नाम दिया गया है सोलुंग का। इस त्यौहार पर जो एनिमल है, जो जानवर, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा। कुछ और भी रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। सोलुंग के साथ साथ एक और त्यौहार आ जाता है अरन। ये भी एक हंटिंग फेस्टिवल है। एक हंटिंग फेस्टिवल, यहाँ पर जानवर का शिकार किया जाता है, जहाँ पर जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के, वो यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हो, ये जो हमने फेस्टिवल अनिंग वाला डिस्कस किया है ना, इसके अलावा यहाँ पे सोलुंग और आरन नाम के 2 और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो कि आदि ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करती हैं या इनको मनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जिसके बारे में हमने अपने द हिंदू वाले वीडियो में डिस्कस किया था, बट काफ़ी चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आपका कुछ भी जो टॉपिक है ना, कुछ भी आता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर सको। तो यहाँ पे बात की जा रही है मैड काउ डिजीज़ के बारे में। तो मैड काउ डिजीज़ रिसेंटली चर्चा में आया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हुआ क्या है, ब्राज़ील नाम का जो एक देश है ना, ये कहीं ना कहीं बीफ एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये कंट्री आया करता था। तो बहुत सारा जो बीफ है ना,
है ना, जो भी यहाँ पर गाय भैंस का मीट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था चाइना को, ब्राज़ील। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इसने अपने एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाया, थोड़ा सस्पेंड कर दिया है। रीज़न क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं एक केस निकल कर आया है मैड काउ डिजीज़ का। तो मैड काउ डिजीज़ का केस निकलने के बाद में इसने अपने एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। उस वजह से यहाँ पर ये जो मैड काउ डिजीज़ है, बीमारी है, वो चर्चा में है। तो बीमारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो बीमारी है ना, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं BSE, यानी बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो बीमारी है ये एक गाय से दूसरे गाय में भी फैल सकती है। प्लस यहाँ पे कह सकते हो जो गाय का डायरेक्ट नर्वस सिस्टम है ना, जो उसका दिमाग है, उसके ऊपर डायरेक्टली एक बुरा असर डालती है बीमारी। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो एक कारण है वो है प्रोटीन। ठीक है। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रायन। तो प्रायन नाम का एक प्रोटीन है जो कि एक मेन कारण है इस बीमारी का। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारे सेल की सर्फेसिस होती हैं वहाँ पर ये प्रोटीन पाया जाता है। और जब इस प्रोटीन के अंदर एक बदलाव हो जाए, जब इस प्रोटीन के अंदर एक बदलाव हो जाए तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और क्या करता है ये हमारे डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को, डायरेक्टली दिमाग के ऊपर असर डालता है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ को डैमेज करता है। तो इस वजह से यहाँ पर बीमारी जो है ये बनने लगती है। तो कारण क्या था ये आपने समझा। और ये बीमारी कहीं ना कहीं गायों में देखने को मिलती है, काउज़ में देखने को मिलती है। और फिर मान लो यहाँ पर एक काऊ है जिसने यहाँ पर अपना खाना खाया, उसको बीमारी हुई भी है। अब दूसरी गाय भी दूसरी जो गाय है वो आकर वही झूठा खाना खा लेती है, तो ये बीमारी ट्रांसमिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है सिम्टम्स की, लक्षण क्या है। सबसे बड़ा लक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है कि गाय के दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके चक्कर में गाय सही से चल नहीं पाती है, इवन उठ नहीं पाती है। और उससे भी खतरनाक चीज़ यहाँ पर यह है कि इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट अभी यहाँ पर इसका अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी यहाँ पर रेलिवेंट होने वाला है। इसको आप GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, दैट इज़ IREDA। तो ये क्या है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आओ डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो ये बॉडी है IREDA, इन्होंने प्लानिंग करी है कि ये एक ऑफिस बनाने वाले हैं। कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ताकि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका काम है पोल्यूशन वगैरह ना हो, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पैसा देना, फाइनेंस करने का काम करेगी ये बॉडी, ऐसा कह सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑफिस बनाया जा रहा है गुजरात की गिफ्ट सिटी में, ताकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को हम लोग फंडिंग कर सकें, एक फाइनेंस प्रोवाइड करवा सके। तो इस वजह से यहाँ पर IREDA नाम की बॉडी चर्चा में है। तो ये क्या है मैं आपको एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये बॉडी आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में ये बॉडी आती है। इसको बनाया गया है एक स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी के थ्रू। ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी आप इसको कह सकते हो। और खासकर इसका एक मेजर फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर, यानी एक ऐसा सेक्टर जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी पोल्यूशन पैदा ना करे। ये जो बॉडी है ना IREDA, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करवाने में। आप कैसे? देखो, जो मान लो यहाँ पे कोई कहीं पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है, कहीं पर हम लोग सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये बॉडी क्या करेगा? ये बॉडी कहीं ना कहीं बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाएगी कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा आप प्रोवाइड करवाओ। ठीक है। इससे क्या होगा? वो प्रोजेक्ट हम लगा सकेंगे। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो। तो फाइनेंस का काम करने के लिए ये जो बॉडी है इसका एक मेन रोल हो जाता है। और मैंने आपको बताया इसी को लेकर एक जो पूरा ऑफिस है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं। ये इंडिया का पहला और कह सकते हो इकलौता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, फाइनेंशियल सर्विस की कंपनियां हैं, वो सब यहाँ पर सेटअप की जाएंगी, कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा फाइनेंस सिटी होने वाला है। और ये किसके अंडर में काम करेगा? हमारे IFSCA के अंडर में। IFSCA की बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस बॉडी को हैंडल करने में, यानी इस शहर को हैंडल करने में। ठीक है। तो IFSCA क्या है? ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट है 2019 वाला, इसके माध्यम से बनाया गया। और इस बॉडी का नाम भी यही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका काम क्या है? जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या फाइनेंशियल सर्विस हैं या कोई भी हमारे पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम करना, उनको यहाँ पे डेवलप करने का काम करना। ठीक है ना। खासकर यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी बन रही है ना,
इस गिफ्ट सिटी को यहाँ पर हैंडल करने का काम है यहाँ पर इस बॉडी का IFSCA का, ठीक है। प्लस यहाँ पे IFSCA नाम की जो बॉडी है ना, इससे पहले हमारे पास में कुछ और बॉडीज़ हुआ करती थी, जैसे RBI, सेबी, PFRDA, IRDA, ये बॉडीज़ हुआ करती थी जो कि कहीं ना कहीं हमारे IFSC वाले जो बिजनेस है उनको हैंडल किया करती थी। बट अब यहाँ पर हमने अलग से बॉडी बना दी है, ये बॉडी अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल करती है। तो गिफ्ट IFSC ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वाली बॉडी के अंडर में आती है, ये यहाँ पर सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ना, इसके अंदर में टोटल 9 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और वो 9 मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? हमारी केंद्र सरकार डायरेक्टली उन 9 मेंबर्स को अपॉइंट करती है। और जितने भी मेंबर्स इस वाली बॉडी में देखने को मिलते हैं, इस अथॉरिटी में देखने को मिलते हैं ना, जितने मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स का 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल तक वो सर्व कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 3 साल का टर्म होता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब आता है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, उनको हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। जो पहला एडिटोरियल है थोड़ा लंबा है, हम एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसको आप GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है कि रिसेंटली जो जर्मनी के चांसलर हैं वो अभी इंडिया विजिट करते हैं। तो इंडिया विजिट करने के बाद में क्या क्या डिस्कशन किया गया, प्लस यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस आखिरकार किस प्रकार से और कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जर्मनी भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे यूरोप में जर्मनी का लेवल क्या है भारत के लिए, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो जर्मनी के चांसलर है जिनका नाम है मिस्टर ओलाफ स्कॉलर्स। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली चाय पी रहे थे, या चाय पीते हुए जो इनका एक फ़ोटो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ नज़र आया है ना। तो 2 दिन की विजिट पर आए थे भारत में। तो चांसलर स्कॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी भारत में पहली विजिट थी, ठीक है। तो पहली विजिट थी इनकी ये, और पहली बात आप कह सकते हो ये एक पहली विजिट जर्मन चांसलर की भी है। जो जर्मन चांसलर का पद है ना, तो उस पद के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो पहली विजिट ये देखने को मिल जाती है इंडिया में। कब से? 2011 से। 2011 से अभी तक कोई भी चांसलर की विजिट नहीं हुई थी जर्मनी के चांसलर की, बट अब हुई है। और 2011 में हमने यहाँ पर एक बॉडी को ही बनाया था जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। तब से अभी तक यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी जर्मन चांसलर इंडिया विजिट नहीं किया था, बट रिसेंटली यहाँ पर ये जो स्कॉल्स हैं ये विजिट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये टॉपिक भी थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है। तो हम इस पूरे आर्टिकल में क्या डिस्कस करेंगे? इंडिया जर्मनी के बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल न्यूज़ समरी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया जर्मनी के जब हम लोग रिलेशंस की, इन दोनों देशों के संबंध की बात करेंगे, उससे पहले आपको मैप देखना होगा। तो जर्मनी कहाँ पर स्थित है? ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और ये आपको हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। इंडिया के कंपैरिजन में आपको चलना पड़ेगा पहले यूरोप में। जैसे आप यूरोप में आओगे यहाँ पर आपको जर्मनी नाम का एक देश देखने को मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके आसपास के कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है। अभी इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस भी चर्चा में है, तो कल मैं आपके साथ में ये वाला टॉपिक भी डिस्कस करूँगा। तो ऊपर यहाँ पे जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, और इधर बराबर में नेदरलैंड है, देन इधर बेल्जियम है, देन फ्रांस है, फिर उसके बाद में इधर आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, चेक रिपब्लिक देखने को मिलेगा, पोलैंड देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा नीचे। ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, है ना, जो कि कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ में बाउंड्री को शेयर करती हैं। अभी यहाँ पर एक नदी है ओडर नाम की, यह रिवर ओडर भी चर्चा में, जो कि चेक रिपब्लिक से निकलती है और इधर से यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में बाउंड्री बनाकर ऊपर जो सी है ना इसमें गिर जाती है, ठीक है, ऊपर बाल्टिक सी में गिर जाती है। तो ये नदी क्यों चर्चा में? कल मैंने आपको बताया था, इस यहाँ पे काई जमी है जिसको लेकर रिसर्च की गई है। तो जर्मनी ये रहा। जर्मनी के आसपास कौन कौन से देश हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। अब दोनों देशों के संबंध क्या है उसको डिस्कस करते हैं। जर्मनी देखो भारत का ना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है पूरे यूरोप में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये पूरा का पूरा यूरोपियन रीजन है, यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में आपको पता है टोटल 27 नेशंस हैं, और उन 27 नेशंस में एक जर्मनी नाम का देश भी आ जाता है। तो पूरे 27 देशों में जो जर्मनी है ना वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अच्छा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो इंडिया और जर्मनी के बीच की जो पार्टनरशिप है वो साल 2000 से ही ना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। बहुत मजबूती तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने रिलेशंस को ग्रो किया है। इवन आप कह सकते हो साल 2011 में रिलेशंस और मजबूत हो गए, क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन लॉन्च कर दिया। यानी कि क्या करेंगी, इन दोनों देशों की जो सरकारें आपस में मिलकर बातचीत करेंगी। तो इस तरह की जो चीज़ है वो 2011 में लॉन्च हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी 7 मई 2021 की बात है, आज से 2 साल पहले की बात है, इंडिया और जर्मनी ने मिलकर जो इनके संबंध है ना उसके 70 साल पूरे कर लिए थे। यानी कि 70th एनिवर्सरी है वो रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है साल 2021 में 7 मार्च को, क्योंकि इनके जो रिलेशन है वो बने हुए 70 साल हो गए थे। इस वजह से भी यहाँ पर ये दोनों के संबंध काफ़ी चर्चा में है।
अब दोनों देशों की इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि व्यापार वगैरह किस लेवल पर है। तो जर्मनी जो है ना भारत का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप में। पूरा यूरोप को देखोगे, मैंने बोला ना 27 नेशंस हैं, उनमें से जर्मनी टॉप पर आता है, जिसके साथ में हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इवन आप अगर नंबर के बेसिस पर देखोगे तो जर्मनी साल 2021-22 में 11वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत का। फिर उसके बाद में साल 2022-23 में अगस्त 2022 तक देखें तो 12वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था भारत का। दोनों देशों का जो ओवरऑल व्यापार है ये साल 2021-22 में 24.85 बिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंच गया था। तो व्यापार हर रोज कह सकते हो कि डेली बेसिस पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इवन साल 2020-21 से आप कंपैरिजन करोगे और साल 2021-22 को देखोगे तो इन दोनों देशों के जो व्यापार है ना, इसमें 14.2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 14.2% की बढ़ोतरी नजर आई है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया यहाँ पे। तो इंडिया ने यहाँ पर इस पूरे टाइम पीरियड में जो एक्सपोर्ट किया है वो 9.88 बिलियन डॉलर्स का। तो एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है जर्मनी के लिए। जर्मनी को काफ़ी सारा सामान हमने बेचा है, लेकिन जर्मनी से ढेर सारा सामान खरीदा भी है। भले एक्सपोर्ट बड़ा हो लेकिन इंपोर्ट भी बड़ा है। लेकिन आप देखोगे एक अच्छी चीज़ यह है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है। इंपोर्ट तो हमारा 9.7% से इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा 21.6% से इंक्रीज हुआ। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये तो आपने व्यापार के मामले में देखा जर्मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मामला। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मतलब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जर्मनी यहाँ पर 9th नंबर पर आने वाला एक सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया के लिए। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जर्मनी भारत में करता भी है। तो आप देखोगे जून 2022 तक अगर हम देखें ना, तो जर्मनी लगभग 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और यहां पे अगर हम इंडिया के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों तरफ से दोस्ती को निभाया जा रहा है, दोनों के रिलेशंस दोनों तरफ से फॉलो हो रहे हैं। भले ही जर्मनी ने इन्वेस्टमेंट करा हो भरपूर मात्रा में, लेकिन आप देखोगे इंडिया पीछे नहीं है। इंडिया ने भी जर्मनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लगातार ग्रो कर रहा है और अभी 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट क्रॉस हो चुका है। तो दोनों तरफ से रिलेशंस को निभाया जा रहा है अच्छी तरीके से। फिर दोनों देशों के डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात करें तो काफ़ी सारे अलग अलग लेवल पर दोनों देश मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर फोकस किया है कि हम फाइनेंशियल और टेक्निकल कॉपरेशन करेंगे, वहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है। प्लस एनर्जी के मामले में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर बात आती है सिक्योरिटी और डिफेंस की, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों ने मिलकर अलग अलग यहाँ पर मैकेनिज्म यानी अलग अलग तरीके बना रखे हैं, जिसके बेसिस पर ये दोनों देश मिलकर डिफेंस को लेकर बातचीत करते हैं। जैसे दोनों देशों के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए बातचीत होती है। साइबर कंसल्टेशन को लेकर बातचीत होती है। फिर जॉइंट स्टीयरिंग ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा दोनों देशों के बीच में, जहां पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करते हैं, है ना, कि कोई यहाँ पर भूकंप है या कोई अर्थक्वेक है, कोई फ्लड है, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सके। ठीक है, फिर इस मामले में तो कॉपरेट कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ बात आती है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में भी आप देखोगे दोनों देशों का कॉपरेशन एक अल्टीमेट लेवल पर है। एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यहाँ पर कर रखा है दोनों देशों ने मिलकर कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में साथ में मिलकर काम करेंगे। और एक बॉडी को यहाँ पर बनाया गया है, इन दोनों ने मिलकर इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। और ये सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? गुड़गांव में बनाया गया है सितंबर 2008 में। तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो। फिर इन दोनों के बीच में जैसे भारत के कई सारे राज्य हैं ना, वैसे यहाँ पर जर्मनी के कई सारे स्टेट हैं या सिटी हैं। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत सारे कोलैबोरेशंस कर रखे हैं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है एजुकेशन की भी। तो एजुकेशन में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 29,000 यानी 30,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे। ये बात है साल 2020 की। और वो हर साल यहाँ पर बच्चे बढ़ते जा रहे हैं जो कि जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं। इवन 800 के आसपास जो जर्मनी के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप वगैरह जो कर रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया है। प्लस दोनों देशों के बीच में जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी एक्सचेंज किया जाता है अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से। वो अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वज्र प्रोग्राम है, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च, है ना। इस प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो इंडिया जर्मनी के रिलेशंस आपको समझ में आ गए, ये न्यूज़ में क्यों है ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर इन दोनों देशों ने मिलकर बोला है, यानी अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है ना, रिसेंटली जो जर्मनी के चांसलर आए थे भारत में, इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर थोड़ा स्पेशल फोकस करेंगे। और इंडिया जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह है उसको यहाँ पर पीछे छोड़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जो अगला एडिटोरियल है ये भी काफ़ी रेलिवेंट है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में पिछले कुछ समय से ही बना हुआ है। क्या बोलता है एडिटोरियल? विल द सीटल मूव शील्ड अगेंस्ट कास्ट बायस। देखो ना,
एक डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, यानी कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसके भेदभाव को लेकर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अमेरिका का एक शहर है सिएटल नाम का। इस शहर ने क्या किया, रिसेंटली यहाँ पर कुछ लॉज वगैरह लेकर आया जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कानून लेकर आया। उसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो न्यूज़ क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर आगे का आर्टिकल कवर करेंगे। तो अभी बात है ये 21 फरवरी की, यानी पिछले महीने 21 फरवरी को जो सिएटल नाम का शहर है, ये कह सकते हो अमेरिका का पहला शहर बन चुका है जिसने जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको बैन कर दिया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया। तो ओवरऑल इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इस प्रकार का मतलब कैसा ऑर्डिनेंस लेकर आया गया, क्या प्रोविजंस है, क्या चीज़ें हैं, प्लस जो ये कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा है उसकी सिचुएशन भारत में क्या है, भारत में क्या डेटा बोलता है, वो हम समझेंगे। तो हुआ क्या, जो सिएटल नाम का शहर है ना, यहाँ का सिटी म्यूनिसिपल कोड है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर चेंज करे गया कुछ, और चेंज करते हुए यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस को लाया गया, ऑर्डिनेंस को इशू किया गया। और इस ऑर्डिनेंस में बोला गया कि जो कास्ट है, जो एक जाति है ना, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। इस ऑर्डिनेंस में बोला गया कोई भी कास्ट है उसके प्रति आप कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो लॉज है वो यहाँ पर ये लेकर आते हैं। इवन ये जो काउंसिल है इन्होंने ये भी बोल दिया कि कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिएटल के अंदर में, ये अब प्रोहिबिटेड है, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पर या किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर, ठीक है ना, मतलब खासकर जाति को लेकर का भी भेदभाव होता है ना, लोअर कास्ट अपर कास्ट लोग करते रहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में चलती रहती हैं। यूएस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया है जो पूरी लड़ाई है ना, ये लड़ाई है खासकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, कास्ट के जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कई सारी जगह पर, आपने देखा भी होगा, कुछ ऐसा काम है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला आर्टिकल पढ़ाया था, आपको याद होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है, गटर वगैरह साफ करवाने का जो काम है, उसमें ज़्यादातर ना लोगों को, लोअर कास्ट वाले लोगों को ढकेल दिया जाता है कि आप ही काम करोगे, ये थोप दिया गया कि यही काम करेगा व्यक्ति और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है ना, ये अल्टीमेट लेवल पर चला जा रहा है। तो वही बोला गया इससे लड़ने की आवश्यकता, और इससे लड़ने के लिए, ऐसा भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा था सिएटल शहर के अंदर में, इसी से लड़ने के लिए यहाँ पर अमेरिका के इस सिएटल शहर ने ये कदम उठाया और इस प्रकार की जो चीज़ है वो यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। इवन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूएस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर किस प्रकार से केसेस निकल कर आए, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, इक्विटी लैब 2016 का जो यहाँ पर एक सर्वे है ये होता है, और इस सर्वे में ये पता लगाया गया कि अमेरिका में हर 4 दलित में से जो एक दलित है वो कहीं ना कहीं वर्बल और फिजिकल एजॉल्ट को फेस कर रहा है, यानी कि मुंह ज़बानी उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है बोल बाल के, और एक तरफ फिजिकली एजॉल्ट भी देखने को मिल रहा है, मारा पीटी भी की जा रही है उसके साथ में। तो हर 4 दलित में से एक दलित के साथ में इस प्रकार की चीज़ें नजर आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर खुद वहाँ के सर्वे ने बताया है। और ये डिस्क्रिमिनेशन लगातार बढ़ता चला गया। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर यूएस ने इस प्रकार का कदम उठाया। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब ये तो हमने चलो यूएस की बात की है कि यूएस का सिएटल शहर यहाँ पर ये काम कर चुका है। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जब बात करते हैं तो इसका भारत में ओवरऑल स्टेटस क्या है, भारत में सिचुएशन क्या है, इसको समझते हैं। देखो, सेंसस 2011 का जो डेटा है ना, इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग इंडिया में 20 करोड़ के आसपास दलित हैं। ये साल 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया है कि भारत में टोटल 20 करोड़ के आसपास दलित देखने को मिलेंगे। और जो भी यहाँ पर भारत में डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उस भेदभाव को रोकने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 को भी लेकर आया गया है, जो कि यहाँ पर हिंदू दलित्स को एज अ शेड्यूल कास्ट रिकग्नाइज करता है, उनको कुछ राइट्स देता है। बाद में इस जो ये लॉ है, ये जो कानून है, इसके अंदर में कुछ चेंजेस करे गए, अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करने के बाद में इनको इसमें दलित्स को ऐड किया गया, यानी कुछ ऐसे दलित जो सिखिज़्म में बदल चुके हैं, मतलब सिखिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको भी यहाँ पर इस वाले एक्ट के अंदर कवर किया गया, ताकि यहाँ पर उनको भी शेड्यूल कास्ट वाले जो राइट्स हैं वो सारे दिए जाएं, उनके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। इसी प्रकार से आप देख पाओगे भारत के संविधान में आर्टिकल 15 है, और आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, जिसके बेसिस पर हमने थंबनेल में एक छोटा सा पॉइंट लगा रखा है ना। तो आर्टिकल 15 जो मूवी है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हो इसको। तो आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान के अंदर में, वो क्या बात करता है, वो ये बोलता है कि भारत के अंदर जो व्यक्ति है, जो भी सिटीजन है ना, उनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 15 बोलता है।
आर्टिकल 15 ने मेंशन किया है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि रिलीजन के आधार पर या रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या उसका जन्म कहाँ पे हुआ है उसके आधार पर, या इनमें से कोई भी हो, इस केसेस में आप किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये बात हमारा आर्टिकल 15 खुद बोलता है। ठीक है, अब इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर डेटा क्या बोलता है, इसको समझते हैं। देखो, बोला ही जा रहा है भारत में कई सारे लॉज हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए काम करते हैं। बहुत मजबूत लॉज देखने को मिलेंगे। इवन रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं, शेड्यूल कास्ट, उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इन सब के लिए काफ़ी सारे अलग अलग रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया है ना, अलग जगह पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये लॉज हैं, इनके होने के बावजूद भी इंडिया में अभी भी कास्ट वायलेंस नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। अब क्या किस आधार पर मेंशन किया है, उन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा दिया है। जैसे राइटर बोलते हैं कि साल 2021 में अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 50,900 के आसपास जो केसेस हैं क्राइम्स के अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट वो रजिस्टर करे गए हैं। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में 50,000 या फिर कह सकते हो 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास जो केसेस हैं वो देखने को मिले साल 2021 में। ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कि अनरजिस्टर्ड थे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। फिर बोला गया कि ये जो केसेस हैं इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2020 में ये केसेस 50,291 थे, जो कि 2021 में ये बढ़कर 50,900 हो गए, यानी कि 1.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे क्या पता चलता है, ये डेटा ये बताता है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया रेट ऑफ क्राइम के बारे में। ठीक है, जो ये क्राइम है ना, ये पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। और कहाँ कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगा। एक डेटा बताया गया है कि जैसे कि मान लो कोई शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 100 सपोज 113.4 लाख में से 63.6 पर लाख के आसपास के साथ में जो क्राइम है वो देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपराध हो रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक रेलिवेंट आर्टिकल है जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में था। मैं सोच रहा था इसको द हिंदू में डिस्कस करूँ, बट वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल आ जाते हैं, बट अब यहाँ पर ये था काम का, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। भले ही वीडियो लंबा होता चले जाएगा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप इस चीज़ पर बिलीव करना। ठीक है ना, कुछ अलग से हटकर मैं आपको एडिटोरियल ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीज़ें ना, आप विश्वास करो, जो पेड कोर्सेज आप परचेज करते हो ना, वहाँ पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर वीडियो भले ही लेंदी हो जाए, कोई बात नहीं, आप इसको आराम से फॉलो करो। द हिंदू का वीडियो आएगा, उसको फॉलो करो, थोड़ा सा समय निकालो। बस खाली मैं चाहता ये हूँ कि कोई भी अगर चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यूज़पेपर में आई, कहीं पर भी किसी कोने में छुपी हुई है, मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँ, आपको यहाँ पर मैं इसके बारे में पढ़ा दूँ। ठीक है, अगला जो एडिटोरियल है बात करता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। लास्ट आर्टिकल है ये, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सिकल सेल एनीमिया, पहली बात एनीमिया क्या होता है। देखो, एनीमिया ना एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में जो ब्लड है, हमारा खून है, उसमें आयरन की कमी हो जाती है, या हमारा जो बॉडी में खून है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, खून से संबंधित एक बीमारी देखने को मिल जाएगी। ब्लड बॉडी में कम हो जाता है, ब्लड के अंदर आयरन कम हो जाता है। और इस बार जो बजट है, लेटेस्ट बजट जो है हमारा 2023-24 वाला, इस बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने यहाँ पर बोला भी है कि जो सरकार है ना, वो इस चीज़ के ऊपर काम करेगी। सरकार क्या करने वाली है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इस एनीमिया को साल 2047 तक खत्म करने की कोशिश करेगी। इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल चर्चा में है। तो क्या है सिकल सेल एनीमिया, आओ समझते हैं। देखो, पहली बार ना ये बीमारी को, सिकल सेल एनीमिया को किसने डिस्कवर किया था, एक फिजिशियन थे जिनका नाम है जेम्स हैरिक, इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया था। सिकल सेल एनीमिया कह सकते हो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता जाता है जीन की वजह से। उनके जो जीन है, डीएनए वगैरह, इसके माध्यम से बीमारी फैलती चली जाती है। इसको हम लोग सिकल सेल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर हमें सेल यानी कोशिकाएं समझ में आ रहा है, एनीमिया समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिकल क्या है। देखो, आपने ना एग्रीकल्चर सेक्टर में जब देखा होगा तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वेपन कह रहा हूँ, सॉरी, चाकू है, या मुझे नहीं पता यार हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिकल बोलते हैं, है ना। इसका यूज़ फसल की कटाई में काफ़ी सारी जगह पर होता है, घर पे भी लोग यूज़ करते होंगे, है ना।
तो ऐसे शेप में है। तो यही जो है सिकल, इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिकल इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने इस वाली बीमारी को ये सिकल नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे पता है ये जो बीमारी है ब्लड से संबंधित है, और वो जो ब्लड है खासकर वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से संबंधित है। यहाँ पे ये जो ब्लड है ना, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में गोल, ये आपके जो आरबीसीज है वो गोल है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, जो ब्लड का शेप है वो गोल से कैसा हो जाता है, सिकल वाली शेप में हो जाता है, यानी ऐसा शेप हो जाता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी वजह से यहाँ पर इस बीमारी को नाम दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर हुई बात, समझ में आया? अब आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। देखो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि सिकल सेल एनीमिया में बीमारी में क्या होता है, जो आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है ना, उसका शेप चेंज हो जाता है। और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये बॉडी में फ्लो कर रहा है, ये ब्लड बॉडी में फ्लो कर रहा है और बॉडी में कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसका शेप जब बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा शेप इस ब्लड का, तो इससे क्या होगा, वो बॉडी में सही से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में प्रॉपरली हर एक पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नजर आ जाती हैं। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है ना, इसमें हेमोग्लोबिन भी आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो बॉडी के अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। बट सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, जो ये हेमोग्लोबिन है यही एबनॉर्मल हो जाता है, यानी ये एबनॉर्मल कंडीशन में, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, सी वाली शेप ले लेते हैं, यानी सिकल वाली शेप ले लेते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये सही से फ्लो नहीं कर पाते बॉडी के अंदर में, और बीमारियाँ पैदा होने स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बीमारी में, सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक जो राउंड कलर का आपको रेड ब्लड सेल्स है ना, जो यानी गोल, मान लो मैंने बताया ना गोल साइज में जो है, वो क्या कर सकता है, वो आपके बॉडी में बहुत आराम से, आपकी ब्लड वेसल से बहुत आराम से फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे शेप में होगा ना, तो वो फ्लो नहीं करेगा, बॉडी में ब्लॉक हो जाएगा, जो आपकी ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड सही से फ्लो नहीं करेगा। और एनीमिया की कंडीशन में यही होता है, ब्लड सही से बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता, ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा थकान है ना, उसके बाद में शरीर में दर्द, देन उसके बाद स्ट्रोक भी आ सकता है, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस बेकार हो सकती हैं, सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं किसी इंसान को। अब सवाल ये आता है कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक पर्सन का जो जीन है ना, उसी जीन डिसऑर्डर की वजह से वो बीमारी एक दूसरे में फैलती चली जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एक सही तरीका है इस बीमारी से लड़ने का, वो है जीन थेरेपी। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीन थेरेपी करवानी पड़ेगी, या आपके बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं उसको बदलवाना पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, और स्टेम सेल वाला जो प्रोसेस है वो अभी भी यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेज में इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी सही से अवेलेबल नहीं है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि आपके बॉडी का जो डीएनए है ना, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपके खून के अंदर में जो डीएनए, खासकर हेमोग्लोबिन जीन के अंदर में जो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है ना, इसके अंदर एडिशन किया जाएगा, इसके अंदर चेंजेस करे जाएंगे, क्योंकि बीमारी आपके जीन में है। तो जीन जैसे मान लो ये डीएनए ऐसे दिखता है ना, अब सपोज यहाँ पर इस वाले एरिया में ही बीमारी है, तो इस वाले हिस्से को काट कर निकाल कर दूसरा हिस्सा यहाँ पे लगा दिया जाएगा, इसके अंदर एडिटिंग की जाएगी इस जीन में, डीएनए में, ताकि ये बीमारी यहीं पे रुक जाए, नहीं तो फिर आपको बीमारी रहेगी। और मैंने आपको बताया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो कि आपकी जीन की वजह से आपके पूरे फैमिली में फैलता चला जाएगा बीमारी। ठीक है, तो एक तो हो जाता है यहाँ पर जीन थेरेपी करना, जो कैसे होगी मैंने आपको समझाया। दूसरा हो जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, यानी कि जो स्टेम सेल्स होती है ना, यानी कि जो बोन मैरो होता है। बोन मैरो क्या होता है, आपकी हड्डी देखोगे, हड्डी में बिल्कुल अंदर जो है ये बोन मैरो प्रेजेंट होगा, तो ये बोन मैरो भी इस बीमारी की वजह से बुरी तरह से अफेक्ट होता है। तो इस बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है, इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, इस बोन मैरो को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी बोन मैरो के साथ में। एक व्यक्ति होगा जो कि अपना बोन मैरो देगा, डोनेट करेगा, तो उसका बोन मैरो यहाँ पर इसमें लगा दिया जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। अब इंडिया में ओवरऑल सिकल सेल एनीमिया की क्या कंडीशन है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो भारत ना सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है पूरे देश में, सॉरी पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाला एक ऐसा देश है जहां पर सिकल सेल एनीमिया के सबसे 72 तरीके से केसेस इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में अराउंड 18 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं सिकल सेल जो बीमारी है इससे यहाँ पे सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। और 1.4 मिलियन जो पेशेंट्स हैं उनको ये बीमारी हुई हुई है ना। काफ़ी सारे लोगों में यहाँ पर आप कह सकते हो इस चीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इस प्रकार की चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। तो सिकल सेल डिजीज़ सबसे ज़्यादा जो लोगों को हुई है भारत में, वो ट्राइबल पॉपुलेशन, जो आदिवासी लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये सफ़र करवा रही है
इंडिया में आप देखोगे, खासकर अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो अगर 86 शेड्यूल ट्राइब्स का जन्म हो रहा है तो उसमें से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिकल सेल डिजीज़ जो है ये बीमारी पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब इंडिया में आप देखोगे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसमें छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरला, राजस्थान। ठीक है, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिकल सेल देखने को मिल रहा है, ये बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। और इन देशों को ये वो स्टेट्स हैं, वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है। और इन्हीं राज्यों को हम लोग सिकल सेल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शन में ये नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि सिकल सेल बेल्ट में आते हैं, तो बेल्ट यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है, बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो अलग अलग कह सकते हो कि इनिशिएटिव्स वो चलाए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने सिकल सेल डिजीज़ सपोर्ट कॉर्नर को यहाँ पर स्टार्ट किया है, इसको लॉन्च किया था। ऐसी नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज़ को यहाँ पर लगाया गया। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर चलाए गए इस बीमारी को टैकल करने के लिए। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये भी कवर हो चुका है, तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो वीडियो बड़ी लेंथी हुआ वो, लेकिन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, आपने जैसा देख लिया। अब हम बात ये करेंगे कि जो भी आपने वीडियो में सीखा है, जो भी लेक्चर में आपने सीखा है, अब उसको टेस्ट करने का समय आ चुका है कि आपने क्या क्या सीखा है। तो प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करना। पहले मैं आपको क्या करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा, फिर लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ बताऊंगा। लेकिन पहले आपको जब मैं क्वेश्चन बताता चलूंगा तो उसके आंसर आप लिखते हुए चलना, फिर लास्ट में रीचेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में, यानी इस वल्चर के बारे में। तो हिमालयन ग्रिफॉन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, ये जो हिमालयन ग्रिफॉन है ना, ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, हिमालयाज़ में, और हिमालयाज़ के साथ साथ जो इसके आसपास के तिब्बतन प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो हिमालयन ग्रिफॉन है ना, इसको IUCN में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी एक ऐसी प्रजाति है जो कि खतरे के जस्ट पास में है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है आदि ट्राइब्स के बारे में। अभी मैंने एक फेस्टिवल के बारे में आपको पढ़ाया था ना, तो उसी से संबंधित मैंने आदि कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ाया था, तो उसी के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि ट्राइब्स के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पे रहती हैं, मेघालय के जो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो ट्राइब्स हैं ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है सोलुंग। सोलुंग एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर फसल कटाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है मैड काउ डिजीज़ के बारे में। तो मैड काउ डिजीज़ से संबंधित आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक फैटल डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है जो कि डायरेक्टली हमारे कैटल्स को, गाय भैंसों को, उनके दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ना, ये जो मैड काउ डिजीज़ है, ये केवल और केवल जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पर, वहाँ के गाय भैंसों में देखने को मिलती है। क्या ऐसा है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में, IFSCA के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसको लेकर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो IFSCA नाम की बॉडी है ना, इसको बनाया गया था सेबी के थ्रू, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट, जितने भी मेंबर्स इस बॉडी में होते हैं उन सब का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, यानी 5 साल तक यहाँ पर वो व्यक्ति सब इस बॉडी में रह सकते हैं, 5 साल तक यहाँ पर वो सर्व कर सकते हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में, दैट इज़ FSB के बारे में। अभी हमने पढ़ा था, याद होगा। FSB को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम क्या है, दुनिया भर में जितना हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसों से संबंधित सिस्टम है, उसको मॉनिटर करना, उसको देखने का काम करना, प्लस वहाँ से संबंधित कोई नई रिकमेंडेशंस है वो यहाँ पर देने का काम करना। दूसरा स्टेटमेंट, जो भी डिसीजंस होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का, है ना, जो भी डिसीजन होता है वो इसके मेंबर्स को मानना पड़ता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो इसके मेंबर हैं,
तो जो भी इसका डिसीजन होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा इसके मेंबर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो सारे इस इंस्टीट्यूशंस को मानना पड़ेगा। वैसे ये पॉइंट मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया है, लेकिन ट्राई करना यहाँ पर इसका आंसर देने की। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, वैसे लिखा हुआ है आर्टिकल में, मैं पढ़ाना भूल गया हूँ। चलो इसके बेसिस पर वैसे इस आंसर को लगाओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों गलत हैं। तो आप बता सकते हो, वैसे ट्राई कर सकते हो एक बार, वरना मैं आपको इसका आंसर बता ही दूंगा। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे में बात की गई है नागालैंड के बारे में, ठीक है, नागालैंड के शॉल्स के बारे में। मैंने अभी आपको मेघालय का स्टॉल और नागालैंड के शॉल के बारे में पढ़ाया था। तो नागालैंड के शॉल्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो शॉल्स हैं ना, इनको कैसे बनाया गया, नागालैंड के जो शॉल्स बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लोकली सोर्स मटेरियल से, यानी नागालैंड के अंदर ही कॉटन, सिल्क और वूल जैसी जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं से इन शॉल्स को बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये शॉल फेमस है अपने ज्योमेट्रिक और इंट्रिकेट डिज़ाइंस के लिए, बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं यहाँ पर, काफ़ी घना डिज़ाइन यहाँ पर बनाया जाता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। अबे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अच्छा ये मैंने अलग से क्वेश्चन लगाया था आपके होमवर्क के लिए, जरा आप लोग इसका आंसर दो, क्योंकि रिसेंटली एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग चर्चा में है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो 8 है ना, ये जो अभ्यास है, ये हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है ये कौन सा अभ्यास है। क्या ये एक मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है, क्या ये एक नेवल एक्सरसाइज है, क्या एक आर्मी एक्सरसाइज है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है, ये आपका होमवर्क है और सभी लोग को अटेम्प्ट करना है। जो होमवर्क है वो होमवर्क है, आपको देना है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है चिप 4 अलायंस के बारे में। तो जो चिप 4 अलायंस है, 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर इस ग्रुप को बनाया गया है। ऑप्शन A रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन B वैक्सीन डेवलपमेंट, ऑप्शन C सेमीकंडक्टर्स, या फिर ऑप्शन नंबर D जेनेटिक इंजीनियरिंग। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सभी को देना ही होगा। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। नाउ गाइस समय है यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने का। चलो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से ही आपको सारे आंसर बताता हुआ चलूँगा, ठीक है, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे आंसर बताता हुआ चलूँगा, आप चेक करना और बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो चिप 4 अलायंस है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। यह जो संगठन है, ये जो 4 कंट्री का ग्रुप है ना, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए बनाया गया। ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जो चिप 4 अलायंस में जो 4 देश है, वो 4 देश कौन कौन से, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उन 4 देशों के नाम बताओ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नागालैंड शॉल्स को लेकर। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताने थे कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना नागालैंड के जो शॉल्स हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो लोकल मार्केट में कॉटन, सिल्क, वूल अवेलेबल है उससे ही बनाया जा रहा है। प्लस इन शॉल्स के ऊपर कुछ ज्योमेट्रिक और इंट्रिकेट डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन C बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को लेकर। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो भी डिसीजन होता है इस बोर्ड का वो लीगली बाइंडिंग होता है इसके मेंबर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये इन मेंबर इंस्टीट्यूशंस की मर्जी है वो इसको माने या ना माने, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है ना कि जो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है ना, इसके अंदर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, है ना। अलग अलग ग्रुप्स के इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी बॉडीज़ आती हैं, तो उनकी मर्जी है वो इस बात को माने या ना माने। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट जो 2 है हमारा गलत है, तो ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में। जब मैंने आपको गुजरात की गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ाया था तब इसके बारे में भी पढ़ाया था। तो इसको लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ना, इस बॉडी को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था सेबी के थ्रू, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ये जो बॉडी है ना, ये सेबी ने नहीं बनाई है, ठीक है। इस बॉडी को एक एक्ट के अंदर बनाया गया, 2019 का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, जितने भी मेंबर्स होते हैं इस अथॉरिटी के अंदर में, उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। ये भी गलत बात है, मैंने आपको पढ़ाया था 5 साल का नहीं 3 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा था ना, जितने मेंबर्स होते हैं इस बॉडी के अंदर में उनका 3 साल का टेन्योर होता है। बात क्लियर हो गई? तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन D है वो सही है, इसमें से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैड काउ डिजीज़ को लेकर। तो मैड काउ डिजीज़ को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना था कौन सा सही है। तो केवल पहला सही है, बाकी तीनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फैटल डिजीज़ है, बिल्कुल डायरेक्टली जो गाय भैंस उनके दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहीं पर जो गाय भैंस मिलती हैं
वहीं पर उन्हीं के अंदर ही बीमारी देखने को मिलती है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी जो ये बीमारी है वो ब्राज़ील में पाई गई है, और ब्राज़ील अफ्रीकन कंट्री है ही नहीं, ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है। दैट इज़ वाई हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, ऑप्शन है हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे आदि ट्राइब्स के बारे में पूछा गया। आदि ट्राइब्स को लेकर दोनों स्टेटमेंट से बताना था कौन सा सही है। तो इसमें ना हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, और देखते ही गलत आप बता सकते हो। क्यों? बोला जा रहा है जो आदि ट्राइब्स हैं ये कहाँ पे रहती हैं? मेघालय के दिबांग वैली में। ऐसा है ही नहीं, दिबांग वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, ये लोग यानी जो ट्राइब्स हैं ये अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट करती हैं। उसमें से एक त्यौहार का नाम है सोलुंग, ठीक है। सोलुंग एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल कटाई का फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी जो यानी कि बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में पूछा गया, यानी वल्चर के बारे में पूछा गया है। तो इसको लेकर जो दोनों स्टेटमेंट से पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों सही हैं। जो हिमालयन ग्रिफॉन नाम का वल्चर है ना, ये हिमालयास के साथ साथ जो तिब्बतन प्लेट्यू वाले रीजन है वहाँ पर भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, IUCN के इसको नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखा गया, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल खतरे के जस्ट पास में है। और इसको खतरा क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर ये था ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा आज के इस वीडियो में। पूरी तरह से नॉलेज भरपूर वीडियो है, और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा जो टारगेट है 2000+ लाइक्स का, उसको प्लीज़ पहुंचा देना। बाकी ये वीडियो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं आपको एक तरीके से जो वीडियो है ना इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ा कर ही देने वाला हूँ, और खासकर जो हमारे एडिटोरियल्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉपरली कवर करके ही देने वाला हूँ, जैसे आज हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।